क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 3 के अगर कल के मैच की बात करें, स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान। जी हाँ, काफी रात में ये मैच कंप्लीट हुआ, लगभग 11:15 11:30 बजे के आसपास कंप्लीट हुआ। और लगभग पूरा मैच हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की। और पता चलिए फिर कल सुबह ही इसका एनालाइज आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, और आज बहुत सुबह सुबह ही आपके सामने इसका एनालाइज लेकर हम हाजिर हैं। मैच बहुत बेहतरीन हुआ है, ये इस राउंड 3 का सबसे बेहतरीन मैच अगर हम कहें जो अब तक हुआ है तो कहना गलत नहीं होगा। बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ है, दोनों ही तरफ से बहुत ही कंटेस्टफुल मैच में देखने को मिला। किस तरह से आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करते हैं फेस बाय फेस से। फेस बाय फेस जानने की कोशिश करते हैं, फिर आपको डीपली लेकर चलेंगे कि आखिर स्कॉटलैंड जो है एक वक्त पर फिसलने के बाद 90 तक क्या किस तरह से पहुंचा, और नामी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से इस मैच को कैसे गवा बैठा। आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन इसी चीज को पहले फेस बाय फेस से जानने की कोशिश करते हैं। जरूर 1 से 10 ओवर की बात करें तो 73 रन बनाए एक विकेट के नुकसान पर यहाँ पर स्कॉटलैंड ने। और वहीं पर 1 से 10 ओवर में नाइजीरिया ने 44 रन किए एक विकेट के नुकसान पर। पहला फेज जो है वो बड़े मार्जिन से स्कॉटलैंड ने जीता। 11 से 40 ओवर की बात करें तो 143 रन 7 विकेट के नुकसान पर स्कॉटलैंड ने बनाए। और वहीं पर 175 रन नाइजीरिया ने जोड़े मिड फेज पे 5 विकेट के नुकसान पर। ये जरूर आप कहेंगे, ये अगर हम देखें ये फेज भी नामीबिया के नाम है, उन्होंने एक शानदार रिकवरी यहाँ पर की है। और डेथ फेज की बात करें 41 से 50 ओवर की, यहाँ स्कॉटलैंड ने 74 रन बनाए एक विकेट के नुकसान पर। और वहीं पर नाइजीरिया ने 16 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। 44 ओवर तक ये मैच चला। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 290 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में के बाद। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो शुरू के जो पहला और डेथ फेस है वो स्कॉटलैंड ने अच्छे से अपने नाम किया, और जो मिड फेस है वहां पर जो है नाइजीरिया ने ऑफ करने की कोशिश की। 2-1 से फेस बाय फेस पे स्कॉटलैंड इस गेम में आगे रहा है, और 174 डॉट बॉल्स स्कॉटलैंड ने खेली है, और 157 डॉट बॉल्स नाइजीरिया ने कल के इस गेम में यहाँ पर निकाली है। तो डेफिनेटली स्कॉटलैंड की जो डॉट बॉल्स है वो परसेंटेज थोड़ा सा और कम हो सकता था, लगभग 140 के आसपास होना चाहिए था। तो डॉट बॉल्स का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। वो रन जो इतनी तेजी से किए थे कि जिस वजह से टीम जो है 290 पहुंची, और लास्ट के 5 ओवरों में भी लगभग 57 रन स्कॉटलैंड ने जोड़े, जो कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ उनके लिए, स्कॉटलैंड के लिए, वरना वो भी एक ध्यान पे थे। बैटिंग कार्ड की बात करते हैं। स्कॉटलैंड का जो बैटिंग कार्ड है वो कुछ इस तरीके का रहा है, जहां पर ओपनिंग जो है चार्ली टेलर और मनसे आए। चार्ली टेलर कुछ खासा कर नहीं पाए, सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन जॉर्ज मनसे और ब्रेंडन मैकमिलन ने यहाँ पर एक बेहतरीन पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की, और जो तेज तरह इनिंग खेली है कल, 26 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगाई थी कल मनसे की अगर बात करें, और टोटल 62 गेंदों में 90 रन बनाए। जब वो एक वक्त बहुत तेज जा रहे थे, लग रहा था कि सेंचुरी उनकी कंप्लीट होगी और काफी बड़े स्कोर तक भी जा सकते थे। अनफॉर्चुनेटली उन्हें यहाँ पर बोल्ड मारा गया, और 91 रन पर वो कहीं ना कहीं रुक गए, वरना उन्होंने जो लेकिन उन्होंने शुरुआत दिलाई थी उसका बहुत फायदा हुआ स्कॉटलैंड को। वो क्यों, आगे आपको बताएंगे। उसके बाद वो आउट हुए तो रिची बैरिंगटन यहाँ पर इंक्लूड हुए, और रिची बैरिंगटन की बात करें अगर तो यार रिची बैरिंगटन ने भी कहीं ना कहीं एक बेहतरीन इनिंग खेली है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जरूर ब्रेंडन मैकमिलन के साथ एक शतकीय साझेदारी की पहले, और उसके बाद हम देखें 90 और 10वें विकेट के लिए क्रूशियल पार्टनरशिप भी उन्होंने लगाई है साफियान शरीफ के साथ। और जैस्पर डेविडसन तो खैर उन्होंने ज्यादा स्ट्राइक नहीं लिया। ब्रेंडन, उसके बाद रिची बैरिंगटन ने जो आखिर में जो एक पावर हिटिंग की है आखिर के 2-3 ओवरों में, वो भी बहुत काम आया टीम के लिए। पर मेनली जो मनसे ने जो वक्त बचाया है, ओवर बचाए हैं टीम के लिए, वो बहुत काम आया। वरना जो बीच में 4 विकेट गिरे थे क्रॉस के, लीस के, ग्रीस और मार्क वार्ड के, वहां पर बहुत मुश्किल में नजर आ रही थी स्कॉटलैंड, और बहुत डिफेंसिव क्रिकेट चला। लेकिन एक बेहतरीन हमें लास्ट में फिनिश होता हुआ दिखा रिची बैरिंगटन की तरफ से, जो स्कोर 290 पहुंचा। बहुत तेज, वो भी धीरे जा रहे थे, बहुत धीरे चल रहे थे, वो भी 40-45 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाकर बहुत तेजी से वो ऊपर लेकर गए, और टीम के स्कोर को भी उन्होंने बहुत अच्छा। बिल्कुल, अगर आपको एग्जांपल देना हो कि एक कप्तान को किस तरह से एक रेस्पॉन्सिबल इनिंग खेलनी होती है एक सिचुएशन में, डेफिनेटली आप कल के इस इनिंग को जरूर उठाकर देख सकते हैं, जिन्होंने बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शुरुआत में बहुत ठहर के संभल कर, और फिर जब जरूरत पड़ी तो हिटिंग कर तेज खेलकर भी उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया। ये एक बहुत ही अच्छी कैप्टनसी इनिंग यहाँ पर रही है। जॉर्ज मनसन ने 91 किए हैं, तो उनके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर पाई चार्ट के जरिए जानते हैं कि उनके जो रन है ये कहाँ और किन तरह से आए। जरूर, और उन्होंने 57% रन जो है वो ऑफ साइड में लगाए हैं, और 43% रन लेग साइड में लगाए हैं, और हर जगह ही रन आए हैं उनके। लेकिन जो फेवरेट एरिया रहा है उनका, वो रहा है डीप स्क्वायर लेग, 21 रन वहां आए हैं। और हम देखें
कवर एरिया है 17 रन, पॉइंट एरिया 13 रन, और थर्ड मैन का जो एरिया वहां पर भी 18 रन उनके आए हैं, क्योंकि उनके कुछ एजेस भी गए थे और उन्होंने मारे भी थे वहां पर, रिवर्स स्वीप भी मारे थे। जी हाँ, रिवर्स स्वीप भी उन्होंने शॉट खेले थे, तो वो भी थर्ड मैन की तरफ गए। तो जरूर है, काफी जो उनका एरिया रहा है वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स एरिया जरूर है, जैसे स्क्वायर लेग की तरफ और थर्ड मैन जहाँ, क्योंकि वो रिवर्स स्वीप काफी खेलते। बिल्कुल, तो यही कहीं न कहीं हाल रहा जो पाई चार्ट आप इस वक़्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी और एक बेहतरीन इनिंग रही है जॉर्ज मुंसी की यहाँ पर, जिन्होंने बहुत बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस रखा है स्कॉटलैंड के लिए। हालाँकि वो बेस बहुत जल्दी लड़खड़ा गया था 4 लगातार विकेट के बाद, लेकिन मिच्ची बेनिंगटन ने कप्तानी पारी खेलकर उसे संभाल ज़रूर लिया। उसके बाद हम नाइविया के बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं जरूर, देखिए अगर बात करें तो शुरुआत में तो लुंगा मिनी ने काफी अच्छा एक स्पेल डाला शुरुआती में, और विकेट भी उन्होंने निकाले, 10 ओवर में 47 रन 2 विकेट उन्होंने निकाले। पर बर्नार्ड स्कॉल्स और गेरार्ड इरास्मस ने जो डेंट किया है इनिंग को, वो बहुत सॉलिड था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर देखेंगे आप, बहुत अच्छी बॉलिंग रखी, स्किड काफी हो रही थी बॉल बर्नार्ड स्कॉल्स की और गेरार्ड इरास्मस की भी, पढ़कर काफी तेजी के साथ उठी है, और थोड़ा सा बॉल ने हरकत की है, पड़कर थोड़ी बाहर की तरफ निकली है। बर्नार्ड स्कॉल्स की भी हो या गेरार्ड इरास्मस की हो, लेफ्टी के लिए, मार्क वाट के लिए भी, तो बहुत कंफ्यूज, बहुत अच्छी लाइन रखी, स्टंप लाइन पर बैक फुट में भी धकेला, फ्रंट फुट पर भी लेकर आए, काफी ज्यादा स्टंप लाइन पर अटैक किया है। और थोड़े से लास्ट में खर्चीले हुए गेरार्ड इरास्मस, जब रिची बेनिंगटन ने उन पर काफी ज्यादा एग्रेसिव मोड अपनाया। बिल्कुल, तो यहीं पर कहीं न कहीं ये कहानी रहती है। और जैक ब्रासेल को अगर आप देखेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव वो ज़रूर गए थे। या उसके 7 ओवर में 57 रन कहीं न कहीं उन्होंने दे डाले, लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स ने थोड़ा-सा बाँध के रखा, और स्कॉटलैंड के मिड फेस में जो कोलैप्स हुआ था, उसमें स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल हमें यहाँ पर देखने को मिला। वहीं पर नाइविया की चेस की तरफ अगर यहाँ पर चलें तो नाइविया का जहाँ चेस रहा, वो अगर आप देखें तो ओपनिंग जो है उतनी खासा रही नहीं है, और लोहान लॉरेंस जो है सिर्फ 23 गेंदें उन्होंने खेली, लेकिन रन वो बिल्कुल भी यहाँ पर जोड़ नहीं पाए। लेकिन उसके बाद यान फ्राइलिंग और लिंजर ने एक अच्छी पार्टनरशिप करने की कोशिश यहाँ पर जरूर की है। नहीं जरूर, बिल्कुल। और अगर हम देखें इन दोनों की पार्टनरशिप, एक 50 अबव की पार्टनरशिप हुई, क्योंकि 80 ऑट पे दूसरा विकेट गिरा था, और ये पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल थी। अगर हम बात करें 27 रन पर पहला विकेट गिरा है, और उसके बाद एक एक शेप अप लिया है नाइविया बिखरी नहीं है। जैसा हम देखते हैं, 1 विकेट गिरा, 2 विकेट गिरे, 3 विकेट गिरा, ये हमें कल के मैच में देखने को नहीं मिला। एक पार्टनरशिप होती हुई हमें नजर आई है कुछ बल्लेबाजों के बीच। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर बैट्समैनों ने इम्प्रेस जरूर किया है, ये हमें क्रेडिट उन्हें देना पड़ेगा। क्योंकि बैट्समैन ने काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे, लेकिन इन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है अभी तक 2 मैचेस में, ओमान के खिलाफ भी और यहाँ पर भी, एक ठहराव हमें देखने को मिला है टॉप ऑर्डर में। ये एक बहुत बड़ी चीज है। और देखिए, टॉप ऑर्डर अगर रन करता है तो आप एक बड़े से बड़े स्कोर तक भी कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। एक कोलैप्स हुआ, इसीलिए टीम जो है 235 तक पहुंची, वरना स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी थी। एक वक्त 173 पर 3 विकेट थी नाइविया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ। लेकिन यहाँ पर बात करें गेरार्ड रासमस, वो भी एक बहुत, जब तक गेरार्ड रासमस थे बहुत ही स्मूथ चेज जा रहा है, लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा पर हमें एक कोलैप्स भारी भरकम देखने को मिला। अब देखिए उसके बाद क्रूजर हो, बिल्कुल वही बैटिंग लाइनअप धराशायी हुई है जो कि स्कॉटलैंड के हमें देखने को मिली। बिल्कुल आप देखिए सेकंड डाउन के बाद के चारों लाइन से बैट्समैन, मरान क्रूजर 13, जेजेस्वी 18, जेपी कॉर्जे 12 और बर्नार्ड मिडिल और लोअर ऑर्डर। जी हाँ, मिडिल और लोअर ऑर्डर को अगर आप देखें तो ये चारों बैक टू बैक लगातार जल्दी जल्दी गिरे हैं। वही हाल स्कॉटलैंड का हुआ था, और वहीं पर सबसे ज्यादा डेंट किया। और फिर वो दिक्कत क्या हुई कि उधर जब कोलैप्स हुआ था तो वहां पर फिर भी एक तरफ से एक टॉप क्लास बैट्समैन एक तरफ एक छोर पर डटे हुए थे और बचे हुए थे। लेकिन इस केस में हमें देखा, इस केस में एक भी बैट्समैन नहीं था, पूरी तरह से बॉलर से कहीं ना कहीं एट द एंड रह गए। और फिर उसके बाद जब 9 विकेट गिरे थे तब बारिश आ गई, और बारिश आने के बाद डकवर्थ, उसके बाद फॉर्मेलिटी बची थी, डकवर्थ 30 लगा और 47 रन से स्कॉटलैंड जो है इस गेम को जीतने में कामयाब। जरूर छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा यान फ्राइलिंग के बारे में, कि उन्होंने तीसरे नंबर पर वो काफी अच्छा कर रहे हैं। अभी बहुत ही कम इनिंग है, 3 इनिंग उन्होंने खेली है, जिसमें कि 47 का उनका एवरेज है तीसरे नंबर पर। एक हाफ सेंचुरी भी है और 2 30s प्लस स्कोर है, लेकिन एवरेज जो है उनका 47 का है तीसरे पोजीशन पर। तो ये अच्छा जा रहे हैं अभी तक फिलहाल, पार्टनरशिप के लिए बहुत काम आ रहे हैं ये। बस हमें आगे देखना होगा कि और कितना बेहतर इनिंग्स कर पाते हैं, क्योंकि 3 इनिंग बहुत कम। बिल्कुल सही कहा आपने, डेफिनेटली ये है टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया, और जिसकी वजह से नाइविया इस गेम को हारा है। वरना बहुत अच्छी चेज में जा रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग चेज में जा रही थी। लेकिन इसके इस मिडिल ऑर्डर के जो मिडिल ऑर्डर को
स्कॉटलैंड का जो मिडिल ऑर्डर था जो हमें देखने को मिला उन्हें तो स्टार्ट भी नहीं मिला, जी लेकिन हाँ। नामीबिया के मिडिल ऑर्डर को स्टार्ट मिलने के बावजूद भी आखिर यहाँ ये गलतियां की हुई है। बॉलिंग की तरफ चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है आपको कहां पर ये वापसी हुई है और क्या रीजन रहे हैं, कैसा क्या बॉलिंग कराने लगे कि मिडिल ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट मिलने के बावजूद भी अपने विकेट गवाते हुए चले गए। जी, ज़रूर। देखिए, अगर हम बात करें कुछ रहे हैं कि शॉट्स में भी कुछ यहाँ पर मिसमैनेजमेंट अगर हम कहें, जज नहीं कर पाए Judgment कि ही है। हमें शॉट किस तरीके के खेलने हैं, ये बल्लेबाजों का खासा रहा है। और लीस ने आके बिल्कुल 4 विकेट जो उन्होंने निकाले हैं कल के मैच में, वो बहुत सही वक़्त पर निकाले। फिर जैसा कहा, बॉल थोड़ी स्किड भी हो रही थी पिच पर और फिर थोड़ी-सी एकदम से तेज़ी के साथ पहुँच रही है। इसका फ़ायदा लीस को भी यहाँ मिला है और बल्लेबाजों ने कुछ यहाँ जजिंग में गलती की है जब वो अपनी बैटिंग के दौरान और वो आउट भी हुए हैं। शुरुआत में वो जम रहे हैं, थोड़ा टिक रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो जज गलत कर रहे हैं उस बॉल को, और ये उनका सबसे बड़ा एक फेलियर रहा नामीबियन बल्लेबाजों का, मिडिल और लोअर ऑर्डर के बैट्समैन्स का, कि वो जज नहीं कर पाए कि किस बॉल में हमें इस बॉल में अटैक करना है या नहीं, या इस बॉल से बचना है या नहीं। ये वो डबल माइंड रहे हैं नामीबियन के मिडिल और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज। और वहीं लीस ने इसका फायदा बहुत अच्छा उठाया। उन्होंने चारों विकेट उन्होंने जो बॉलें रखी हैं, एक लेग स्टंप पे भी बोल्ड भी हुए हैं बल्लेबाज, और कुछ बॉलें आगे काफी खिंची हुई रखी है जिस पर बल्लेबाजों को थोड़ा सा अपने आप को आगे निकाल के खेलना पड़ा, जिसमें उनसे गलतियां हुई। बिल्कुल। एंड मार्क वाइट के बारे में क्या ख्याल है आपका? 2 क्रूशियल विकेट्स उन्होंने जरूर यहाँ पर निकाले, इंपॉर्टेंट विकेट्स यहाँ पर निकाले, लेकिन लगभग 10 ओवर में 62 रन करीब यहाँ पर खर्च किए। तो उस लिहाज से आप क्या देखते हैं कि मार्क वाइट की बॉलिंग कहीं ना कहीं उस लेवल की अभी तक हमें देखने को नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल ज़रूर। यहाँ अगर हम कहें 62 रन और ये 2 विकेट आप निकाल रहे हैं, वो बिल्कुल खुद के परफॉर्मेंस से भी बिल्कुल खुश नहीं होंगे जी वो। और बहुत ही बेहतर, जैसे बर्नर स्कॉट ने किया, 23 रन देकर 3 विकेट निकाले हैं उन्होंने, वैसे ही उम्मीद कुछ मार्क वाइट से रहेगी आने वाले मैचेस में। परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है, लाइन्स से ज़रूर कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन बल्लेबाजी जो थी सामने, जब गेराल्ड रासमस और फ्राइलिंग के जैसे बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, कुछ डिलीवरीज डाली है मार्क वाइट ने जो शायद विकेट ले जाती, लेकिन बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी हुई है उन तीनों बल्लेबाजों की। बिल्कुल। 173 पे 3 के बाद जब विराट रासमस का विकेट गिरा तो वहां पर डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर के पास इतना बड़ा कोई अपील टास्क नहीं था नामीबिया के लिए, उन्हें सिर्फ उसी को स्मूथली लेकर जाना था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो जजमेंट ऑफ एरर रहे हैं, उनके शॉट्स की जो बॉल को जो रीड करने के जो जजमेंट रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से पुअर रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरे मिडिल ऑर्डर को उठाना पड़ा, लोअर ऑर्डर को उठाना पड़ा। और वो महज सबको स्टार्ट तो मिला लेकिन उसे वो 30-40 में कन्वर्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से टीम जो है काफी दूर अपने टारगेट से कहीं ना कहीं रह गई। और जब मैच की वजह से बारिश रुका तब तक फॉर्मेलिटी ही थी, एक ही विकेट बचा हुआ था और डकवर्थ 30 लगा और 47 रन से स्कॉटलैंड इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। एक तो बारिश बहुत पीछे पड़ी हुई है स्कॉटलैंड के, पहले मैच में बारिश की वजह से 1 पॉइंट उनका गया, वरना इस वक्त 4 पॉइंट होते उनके, दोनों मैच वो जीत चुके हैं। और इस मैच में भी बारिश ने 2 बार खलल डाली है और एट द एंड डकवर्थ से यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आया। लेकिन परफॉर्मेंस नामीबिया के टॉप ऑर्डर ने बहुत अच्छी दी है, इस बात की खुशी है क्योंकि टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है हमें रिसेंटली। अगर आप 10-25-15 मैच भी उठा देख लेंगे तो भी यही हाल रहा है, लेकिन नामीबिया के बैट्समैन ने अवे में जाकर टॉप ऑर्डर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया दोनों ही मैचों में, कमेंडेबल परफॉर्मेंस है। इसीलिए हमने कहा था कि ये मैच देखने में बहुत अच्छा लगा। दोनों ही टीमों ने जबरदस्त वापसी करने की कोशिश की है दोनों ही बार, और दोनों ही टीमों ने कोलैप्स भी किया, उसके बावजूद भी वापसी की है। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर दोनों ही टीमों की रही, कॉन्टेस्टेड परफॉर्मेंस रही। इससे ये उम्मीद बन गई है कि स्कॉटलैंड वर्सेस नामीबिया जब एक और बार दोनों भिड़ेंगे तो हमें वहां पर एक और जबरदस्त कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ। उम्मीद आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए डेली चैनल के साथ। बाय।